हम पढ़ने वाले हैं किसकी, बात करने वाले बच्चों, हम बात करने वाले हैं किसकी, जीव विज्ञान की, यानी किसकी बात करने वाले हैं हम, बायोलॉजी की। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे मन में उठता है, देखिए टाइम रह गया है कम और हमें बहुत सारी चीजों को कवर करना है, तो ठीक है, तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे समझेंगे, क्योंकि समझने की चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझना बहुत जरूरी है यहाँ पर लेक्चर्स में। ठीक है, समझ में आएगा तो सारी चीजें याद होंगी। आप सोचते हैं कि जीव विज्ञान बायोलॉजी जो है रट्टा लगाने का काम है, नहीं भैया, बिल्कुल भी रट्टा नहीं लगाना है। ठीक है, जीव विज्ञान में हाँ ये बोल सकता हूं कि कंपैरेटिवली फिजिक्स और केमिस्ट्री से थोड़ा सा इजी पड़ती है, क्योंकि इसमें ज्यादा कंसेप्ट नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा विज्ञान है, याद नहीं होता है, तो बार बार चीजों को आपको क्या करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, आइए देखते हैं हम यहां पर जो चैप्टर पढ़ेंगे बेटा, कौन सा, सजीव जगत। वो पढ़ने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें पता होनी चाहिए कि भैया जीव विज्ञान बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं बेटा जी। देखिए जीव विज्ञान को हम बोलते हैं क्या, बायोलॉजी। ठीक है, अब आपने 11th क्लास में जीव विज्ञान तो ले लिया, 10th के बाद आपने 11th क्लास में जीव विज्ञान सब्जेक्ट तो ले लिया, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी ये नहीं पता कि जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मतलब क्या होता है ना। चलिए देखिएगा, जीव विज्ञान को हम बोलते हैं बायोलॉजी, और बायोलॉजी का शब्द जो है, ये बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है लॉजी। बायो शब्द किससे है बेटा जी, याद रखना, ग्रीक भाषा से, किससे, बायोस, और लॉजी किससे आया है, लोगोस से। ठीक है बालक, बायोस का मतलब होता है, याद रखना बेटा जी, जीवन, भूलिएगा मत, बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन, और लोगोस का मतलब होता है क्या, अध्ययन। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर जीवन किस में मिलता है, देखो आपको मैं दिखाई दे रहा हूं ना, ठीक है, ये पेन भी दिखाई दे रहा है, सोचिए जीवन किस में मिल रहा है, मुझ में मिल रहा है कि इसमें मिल रहा है। आप बोलेंगे सर आप में मिल रहा है जीवन, यानी मैं कौन हूं, मैं सजीव हूं कि निर्जीव हूं, मैं कौन हूं, सजीव हूं, यानी जीवन किस में मिलता है, आप बोलेंगे सर जीवन मिलता है किस में, सजीवों में, यानी लिविंग्स में। ठीक है, तो आज के बाद कभी मत भूलिएगा क्या, सजीवों का अध्ययन, यानी किसका अध्ययन, जितने भी सजीव प्राणी इस पृथ्वी पर मिल रहे हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है, बायोलॉजी, यानी जीव विज्ञान। ठीक है, तो मीनिंग बिल्कुल सिंपल साफ शब्दों में मैंने बोला क्या, जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मतलब क्या था कि कोई जीव है जो कौन है, सजीव है, उसका अध्ययन क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। भूलेंगे तो नहीं सिंपल सी चीज को। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर ये जीव विज्ञान शब्द जो है, ये शब्द कौन, जीव विज्ञान, ये शब्द किसने दिया था, कौन सा वैज्ञानिक था जिसने सर्वप्रथम शब्द दिया, कौन सा, जीव विज्ञान। तो याद रखना वैज्ञानिक का नाम भूलना नहीं है, कौन बेटा जी, लेमार्क। ठीक है, एक तो कौन थे, लेमार्क थे, और एक और वैज्ञानिक तथा ट्रीविरेनस, ट्रीविरेनस बेटा जी याद रखना, कौन थे हमारे, ट्रीविरेनस और लेमार्क। ये दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिलकर शब्द दिया था, कौन सा, जीव विज्ञान। बताएं, ये सिंपल से दो बिंदु मैंने आपको जल्दी से बताया क्या, जीव विज्ञान का मतलब किसका अध्ययन, सजीवों का अध्ययन। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया, लेमार्क और ट्रीविरेनस ने। ठीक है, चलें आगे, आइए आगे चलते हैं। अभी हमने चैप्टर स्टार्ट नहीं किया, करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख रहे हैं, भाई वही वाली बात होती है, भाई हम जब घर खड़ा करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव रखते हैं या नहीं रखते हैं। तो जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे उससे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि जीव विज्ञान है क्या, शब्द किसने दिया, इसके जनक कौन हैं, कौन है इसके जनक, किसके, जीव विज्ञान के जनक यानी फादर किसे कहा जाता है। तो बेटा जी याद रखना किसको कहा जाता है, जनक, अरस्तु को, भूलिएगा मत, कौन, अरस्तु, यानी एरिस्टोटल जो हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं। बताएं, ये सिंपल सी चीज क्लियर है, आपको समझ में आ रही है। अब आगे चलते हैं। अब आगे चलने से पहले ध्यान से सुनिएगा, जीव विज्ञान मैंने क्या बोला था, बहुत ही बड़ा विज्ञान है।
ठीक है। अब इसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं। 11th और 12th क्लास में आप सिर्फ 2 ही शाखाएं पढ़ते हैं, उसके बाद जब हायर क्लासेस आती हैं तो और भी सारी शाखाएं आ जाती हैं। 2 मुख्य शाखाएं कौन सी याद करिए, एक है वनस्पति विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान, एक है बॉटनी और एक है जूलॉजी, है ना। अब आइए उनके बारे में बात करते हैं बेटा जी। इसका जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। वैसे एक खूबी आपको इस कोर्स में ये मिलेगी कि आप इस लेक्चर को वापस से सुन भी सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो मैंने आपको क्या बताया, जीव विज्ञान का मतलब बता दिया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया है वो बता दिया, जीव विज्ञान का जनक कौन है वो बता दिया है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं बेटा जी। यहां पर अब मैंने बोला जीव विज्ञान की 2 मुख्य शाखाएं हैं। एक है बेटा जी कौन सी, याद रखना है, जंतु विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं बालक, जूलॉजी, ठीक है। और एक है वनस्पति विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं, याद रखना क्या, बॉटनी। सिंपल सा है ना। आप बोलेंगे सर ये तो सिंपल सिंपल चीजें बता रहे हैं। बेटा इन्हीं सिंपल चीजों को जब आप समझ लेंगे तो ही आगे चीजें समझ में आएंगी। तो भैया इनसे क्वेश्चन बनते हैं क्या, देखिए मैंने आपको क्या बोला, इस कोर्स में हम 11th क्लास तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें कंपटीशन की भी तैयारी करनी होगी। बताया था ना कि नीट का थोड़ा थोड़ा इसमें से हम चैप्टर्स में से कुछ कुछ पोर्शन हम नीट का भी पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है जंतु विज्ञान के जनक कौन है, तो याद रखना जंतु विज्ञान के जनक भूलना नहीं है, वही हैं जो जीव विज्ञान के जनक थे। और कौन थे, अरस्तु, भूलना मत। तो अरस्तु कौन है, वही जो जीव विज्ञान के जनक थे, वही कौन है, जंतु विज्ञान के जनक। यानी मैं ये बोल सकता हूं ना, अरस्तु अगर जनक हैं, पिता हैं, तो अरस्तु अगर पिता हैं तो इनके कितने बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए। एक तो कौन हो गया, जीव विज्ञान, और एक कौन हो गया, जंतु विज्ञान। सिंपल सा था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वनस्पति विज्ञान, देखिए ये तो पता है ना, वनस्पति विज्ञान का मतलब जिसमें हम किसका अध्ययन करेंगे, वनस्पति यानी पादप का। जंतु विज्ञान का मतलब जिसमें हम अध्ययन करेंगे जंतुओं का। सिंपल। तो इसके जनक कौन है, तो जनक का नाम याद रखना बेटा जी, कौन, थियोफ्रेस्टस, भूलना मत, कौन है बच्चों, थियोफ्रेस्टस। सिंपल सा था। तो ये मैंने आपको सिंपल सी चीजें बताई हैं जीव विज्ञान के बारे में, ठीक है। जीव विज्ञान का मतलब बताया, जीव विज्ञान शब्द किसने दिया वो बताया, जीव विज्ञान के जनक कौन है वो बताया, जीव विज्ञान की 2 शाखाएं जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसके जनक कौन है ये मैंने आपको बता दिया। ये कभी भी अपनी लाइफ भर मत भूलिएगा, क्योंकि आपने 11th में ली है क्या, बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। अब आप 12th में भी पढ़ेंगे और 12th के बाद आगे भी जाकर पढ़ेंगे, तो ये चीजें कतई मत भूल जाना। ये हमारा आधार है किसका, जीव विज्ञान का। चलें आगे, आइए आगे चलते हैं बेटा जी। अब हम बात करने वाले हमारा पहला, हम पढ़ने वाले हैं क्या बेटा जी, हमारी इकाई जो है वो है, इकाई का नाम है सजीव जगत में विविधता, जिसका पहला अध्याय है कौन सा, सजीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। अब नाम में क्या रहा है जरा सोचिए, सजीव जगत यानी लिविंग वर्ल्ड, यानी इस पृथ्वी पर इतने सारे जो जीव जो मिल रहे हैं, हमें दिखाई दे रहे हैं, वो सारे के सारे जीव कौन है, सजीव है, ठीक है। मैं सजीव हूं, आप सजीव हैं, ये जो दिख रहे हैं ये सारे सजीव हैं। तो सोच समझ के मुझे बताएं, सोच समझ के मुझे बताएं, मुझ में, आप में और इस पेन में क्या अंतर है। सोचिए, हम सजीव हैं और हमने इसको बोला कि साहब ये निर्जीव हैं, ठीक है। तो आखिर ऐसे कौन से लक्षण हैं जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करते हैं। यानी कुल मिला के क्वेश्चन ये बनता है कि भैया सजीव क्या है, कौन है सजीव। तो आप बोलेंगे सर सजीव और निर्जीव में कुछ अंतर मिलेंगे। क्या बोला हमने, सजीवों और निर्जीवों में कुछ ना कुछ क्या मिलेंगे, अंतर मिलेंगे। मुझे देखिए, अपने आप को देखिए, ठीक है, और इस पेन को देखिए, क्या अंतर दिखाई दे रहे हैं। सोचिए, हम बोल सकते हैं, ये नहीं बोल सकता, हम चल सकते हैं, ये नहीं चल सकता, हम श्वसन कर सकते हैं, ये नहीं कर सकता, हम उत्सर्जन करते हैं, ये नहीं कर सकता, हम जनन करते हैं, ये नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है। तो ये हम वृद्धि कर सकते हैं, ये वृद्धि नहीं कर सकता। हम संवेदनाओं को ग्रहण कर सकते हैं, ये संवेदनाओं को ग्रहण नहीं कर सकता। यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे अंतर हैं जो सजीवों को किससे अलग करते हैं, निर्जीवों से। लेकिन सबसे मुख्य अंतर
सबसे पहला अंतर, सबसे आधारभूत अंतर जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है वो है क्या? सोचिए, सजीव बने होते हैं किससे? कोशिका से, जबकि निर्जीवों में कोशिका नहीं है। क्या इस पेन में कोशिका है? नहीं है। हमारे अंदर है? हाँ है। तो सजीवों और निर्जीवों में सबसे पहला अंतर जो आता है, जो सजीवों को निर्जीवों से अलग करता है, वो है भैया क्या? ये कौन बेटा जी? ये संरचना दिखाई दे रही है, बड़ा अच्छा सा डायग्राम है। कौन है बेटा जी? ये कोशिका है। कौन है भैया? ये कोशिका है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, कोशिका किस में मिल रही है? मुझ में मिल रही है, आप में मिल रही है, इसमें नहीं मिल रही है। ठीक है, अब जरा सोच समझ के मुझे बताएं, ये मेरे ख्याल से आप सभी ने पढ़ा था क्या? कोशिका जो है वो जीवन की आधारभूत इकाई है। कोशिका जो है वो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऐसा कुछ रटा था या नहीं रटा था? रटा था ना। अब इसका मीनिंग सोचो। हमने बोला कि साहब ये जो कोशिका है, ये जो कोशिका जो आपको दिखाई दे रही है, ये कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है। ठीक है, अब आप क्यों बोलेंगे इसको आधारभूत इकाई? क्योंकि हमारा इस पृथ्वी पर सभी जीवों का निर्माण एक कोशिका से प्रारंभ होता है। मेरा निर्माण, आपका निर्माण, हम सभी का निर्माण एक कोशिका से हुआ, इसीलिए हमने इसको क्या बोला है? आधारभूत इकाई। यानी जीवन जो है वो एक कोशिका से प्रारंभ हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? जीवन की आधारभूत इकाई। हमारी संरचना किससे बनी हुई है? कोशिका से। हमारी अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, कहां पर हो रही हैं? कोशिका में हो रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई। तो मीनिंग समझ में आया कि हम कोशिका को क्या बोलते हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, क्योंकि संरचना भी बना रही है और सारी की सारी क्रियाएं भी किसके अंदर हो रही है? कोशिका के अंदर हो रही है। आधारभूत इकाई इसलिए बोला क्योंकि जीवन की शुरुआत ही किससे होती है? एक कोशिका से होती है, यानी एक सेल से होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आप मुझे बताएं, क्या कोशिका को आपने कभी देखा है? आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल देखा है। हमने अपने 10th क्लास में, अगर आपने लैब में गए हो, प्रयोगशाला में गए हो, तो आपकी मैडम जो होंगी, आपके जो सर जो होंगे, उन्होंने आपको दिखाया होगा। किसमें? सूक्ष्मदर्शी में। याद करिए, प्याज की झिल्ली में दिखाई थी ना कोशिका। क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं, क्या आप कोशिका को अपनी नग्न आंखों से, सीधा अपनी आंखों से देख सकते हैं? आप बोलेंगे नहीं सर, कोशिका तो आंखों से कैसे दिखाई देगी, उसको देखने के लिए तो सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होगी। तो बेटा जी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूं, एक चीज बता रहा हूं, एक ऐसी कोशिका जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। तो सोच समझ के मुझे बताएं, इस पृथ्वी पर, किस पर? इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका, सोच समझ के मुझे बताएं, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका कौन है? आप बोलेंगे, आप में से कईयों को आंसर आता होगा, सबसे बड़ी कोशिका, याद करिए, पढ़ा है ना। कौन है सबसे बड़ी कोशिका? तो याद रखना, शुतुर मुर्ग का अंडा। अब जरा सोचिए, शुतुरमुर्ग का अंडा, यानी शुतुरमुर्ग नाम तो सुना है ना, शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच का अंडा जो होता है वो क्या है बेटा जी? सबसे बड़ी कोशिका है। तो जरा सोचिए, उस अंडे को आप अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते? बिल्कुल देख सकते, इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब इतने बड़े अंडे को जब आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी आप किसको देख रहे हैं? सबसे बड़ी कोशिका को अपनी आंखों से देख रहे हैं। यानी कुछ कोशिकाएं नग्न आंखों से देखी जा सकती है, ज्यादातर कोशिकाएं कैसी होती हैं? सूक्ष्मदर्शी होती हैं। भाई हम अपनी त्वचा की कोशिका को अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मैं देख सकता हूं क्या? नहीं देख सकता, क्योंकि सूक्ष्म संरचना है। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिया। तो पृथ्वी पर सबसे बड़ी कोशिका बता दी, तो अब आप मुझे बताएं, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सोचिए, इस पृथ्वी पर सबसे छोटी कोशिका कौन सी? अब आप कहेंगे सर चैप्टर तो पढ़ रहे थे सजीव जगत, उसमें कोशिका कैसे आ गया? मैंने आपको क्या बताया कि सजीव और निर्जीव में जो अंतर है वो हम देख रहे हैं। यानी हम सजीवों के लक्षण देख रहे हैं कि सजीवों में कौन से लक्षण हैं जो निर्जीवों में नहीं मिलते। तो पहला लक्षण आया है क्या? कोशिका। ठीक है, कि सजीवों में मिलती है, निर्जीवों में नहीं मिलती है। तो सबसे बड़ी बता दी, तो सबसे छोटी कौन होती है बेटा जी? याद रखना, भूलना मत, नाम क्या? माइको प्लाज्मा। वर्ड मत भूलिएगा बिल्कुल भी। कौन बेटा जी? माइकोप्लाज्मा जो है,
ठीक है, ये सबसे छोटी कोशिका होती है इस पृथ्वी पर, भूलना मत इस चीज को, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल सी आपको बताई क्या, कि कोशिका जो हम बोलेंगे कि अंतर क्रिएट कर रही है, अंतर बना रही है किसके बीच में, सजीवों और निर्जीवों के बीच में, जो सिर्फ सजीवों में मिलती है, निर्जीवों में नहीं मिल रही है, कोशिका। जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है, आधारभूत इकाई है, पृथ्वी पर सबसे बड़ी बताई, सबसे छोटी बताई। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, सर हमारे अंदर मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, यही पूछेंगे ना कि सर सबसे बड़ी कौन सी होती है। फिर आप पूछेंगे सर सबसे छोटी कौन सी होती है, ये भी पूछेंगे आप, ठीक है। और फिर आप एक और पूछेंगे, सर सबसे लंबी कौन सी होते हैं। तो मैं यहां पर तीनों आंसर दूंगा, सबसे लंबी कौन सी होती है, सबसे छोटी कौन सी होती है और सबसे बड़ी कौन सी होती है। तो मेरे ख्याल से आप सभी ने नाम सुना हुआ है क्या, हालांकि आपने ये वर्ड सुना होगा, जनन होता है ना, मनुष्यों में जब जनन होता है तो युग्मकों की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, बिल्कुल पड़ती है। अब जरा सोचिए, नर युग्मक कौन होता है, मादा युग्मक कौन होती है, आप जानते हैं मादा युग्मक कौन होता है, याद रखना कौन बेटा जी, अंडाणु। नर युग्मक कौन होता है, शुक्राणु। अब इतना तो आपको दिख ही गया है क्या, मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, अंडाणु होती है, सबसे छोटी कौन होती है, शुक्राणु होती है, और सबसे लंबी जो होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। नाम सुना है ना तंत्रिका, कि मैं बोल रहा हूं, उठ रहा हूं, खा रहा हूं, जो भी कार्य कर रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, ये सब कौन नियंत्रित कर रहा है, मेरा मस्तिष्क। यानी मस्तिष्क से कोई कोशिका जा रही है मेरे हाथों तक और इस वजह से मैं लिख रहा हूं, संवेदनाएं लेकर जा रही है, वो कौन है, तंत्रिका है। तो याद रखना, सबसे लंबी कोशिका हमारे अंदर कौन है, तंत्रिका। सबसे छोटी कौन है बेटा जी, शुक्राणु। और सबसे बड़ी कौन है, अंडाणु। ये मैंने आपको सिंपल सी चीज बताई है क्या, कोशिका, ठीक है। अब आप कहेंगे सर आपने बोला था सजीव निर्जीवों से अलग है, सजीवों में जीवन मिलता है। हमने बोला सजीव और निर्जीव में सबसे पहला अंतर था कोशिका। अब जब सजीव कोशिका से बने हुए हैं तो जीवन किस में मिलेगा, आप बोलेंगे सर जीवन किस में मिलेगा, कोशिका में मिलेगा। अब आप बोलेंगे सर जीवन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिका में मिलता है कौन, जीव द्रव्य, ठीक है। इन कोशिकाओं में क्या मिलता है, जीव द्रव्य। यानी दूसरा लक्षण सजीवों का, पहला लक्षण क्या था, कोशिका, ठीक है, सजीवों में कोशिका है, उस कोशिका में क्या मिल रहा है, जीव द्रव्य मिल रहा है, जिसको बेटा जी हम नाम देते हैं, याद रखना, प्रोटोप्लाज्म। क्या नाम देते हैं, प्रोटोप्लाज्म। इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य। अब आप बोलेंगे सर जीव द्रव्य क्या होता है, हम लोगों ने तो कोशिका द्रव्य नाम सुना था, ये जीव द्रव्य क्या होता है, तो ये होता है बेटा जी कौन, जीव द्रव्य। अब आप बोलेंगे इसमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, सबसे पहला देखिएगा यहां पर वर्ड लिखा हुआ है सेल मेम्ब्रेन। सेल तो मतलब समझ में आती है ना, कौन, कोशिका, और मेम्ब्रेन का मतलब झिल्ली, यानी ये क्या है, कोशिका झिल्ली है, ठीक है। कोशिका की जो झिल्ली, जो कोशिका की आवरण होता है, जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, वो दिखाई दे रही है आपको पीली से रंग की। अब इस प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कौन मिलता है, साइटोप्लाज्म। आप बोलेंगे साइटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म एक तरल है, कौन है बेटा जी, तरल है, जो इस कोशिका के अंदर मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या नाम दिया बच्चों, कोशिका द्रव्य, जिसके अंदर बहुत सारे कोशिकांग मिलते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, गोल्जी काय, है ना, ये नाम सुने हुए ना, ये सारे कहां पर मिलते हैं, कोशिका द्रव्य में मिलते हैं। और कौन मिलता है, एक और संरचना आपको दिखाई दे रही, कौन, केंद्रक, ठीक है। तो तीन चीजें हैं आपके पास, कौन कौन है, सबसे पहले कौन है, कोशिका आवरण या कोशिका झिल्ली, ठीक है। इस कोशिका झिल्ली के अंदर कौन मिल रहा है बेटा जी, इस कोशिका झिल्ली के अंदर कौन मिल रहा था, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य में बहुत सारे कोशिका अंगक मिल रहे थे, और कौन मिल रहा था, केंद्रक मिल रहा था, ठीक है। तो ये तीन संरचनाएं
कौन कौन? ये, इसके अंदर कोशिका द्रव्य में कोशिका अंग, और कौन? केंद्रक। ये पूरी संरचना मिलकर कहलाती है क्या? जीव द्रव्य। तो इतना सा आपको समझ में आया क्या बोला? कि मैं एक सजीव हूं, ये एक निर्जीव है। हमने सबसे पहली विशिष्ट लक्षण जो हमने पढ़ा है सजीवों और निर्जीवों में, पहला अंतर था क्या? हम बने हुए हैं कोशिका से, इसमें कोशिका नहीं है। कोशिका में क्या मिल रहा है? जीव द्रव्य मिल रहा है। आपने बोला जीव द्रव्य किससे बना हुआ है? मैंने बोला इससे बना हुआ है। अब एक बार ना नीट में इस तरीके से बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था, क्या? सोच के मुझे आंसर देना। जीव द्रव्य का भाग कोशिका द्रव्य है कि कोशिका द्रव्य का भाग जीव द्रव्य है? या इसको एक तरीके से और भी बोल सकता हूं, क्या जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य से बना हुआ है कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य से बना हुआ है? सोच समझ के बताइए कौन किससे बना हुआ है। तो आप बोलेंगे सर जीव द्रव्य किससे बना हुआ है? कोशिका द्रव्य से, और कोशिका झिल्ली से, और केंद्रक से। ऐसा तो नहीं बोल सकते ना कि कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य से बना हुआ है। नहीं 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 नहीं, नहीं। कोशिका द्रव्य जीव द्रव्य से नहीं बना हुआ। जीव द्रव्य किससे बना हुआ है? कोशिका द्रव्य से बना हुआ है। यानी जीव द्रव्य का एक भाग है कौन? कोशिका द्रव्य। मीनिंग क्लियर है? समझ में आ गया? कंफ्यूजन तो नहीं था? अभी भी आप बोलेंगे सर अभी भी कंफ्यूजन है। मैं पूछूंगा क्या? आपने बोला, आप यही तो पूछेंगे ना कि सर आपने बोला कि हम सजीव हैं, हमारे अंदर जीवन मिल रहा है ना? हम सजीव हैं, हमारे अंदर जीवन मिल रहा है। कहां मिल रहा है? मैंने बोला कोशिका में मिल रहा है। आपने पूछा कोशिका में कहां मिल रहा है? मैंने बोला जीव द्रव्य में मिल रहा है। कहां है जीवन? ये है जीवन। क्या जीवन का मतलब क्या है? याद रखना, जीवन को अगर बताना हो आपसे, अगर आपसे कोई पूछे कि जीवन का मतलब क्या है, तो आप बोलेंगे जीवन बना होता है किससे? अभिक्रियाओं से। कौन सी अभिक्रियाओं से? जैव रासायनिक अभिक्रियाओं से। तो याद रखना, अगर आपसे कोई पूछे जीवन को आप अगर स्पष्ट करेंगे, जीवन को बताएंगे, तो आपसे पूछा जाएगा जीवन क्या है? तो आप बोलेंगे जीवन का मतलब जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जो कहां पर होती हैं? कोशिका में होती है। कोशिका में कहां होती है? उसके जीव द्रव्य में होती है। तो हमने जरा सोचिए, तीन अंतर पढ़े ना। पहला क्या पढ़ा? कोशिका। कोशिका के अंदर जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में जीवन मिल रहा था, जिसको हम कैसे बताएंगे? भैया जीव द्रव्य में पाई जा रही हैं जैव रासायनिक अभिक्रियाएं। अब आप बोलेंगे क्या होती है जैव रासायनिक अभिक्रियाएं? ध्यान से सुनना। जैव रासायनिक अभिक्रिया तो समझ में आती है ना, रिएक्शन। इन अभिक्रियाओं को बोला जाता है उपापचय अभिक्रिया। क्या नाम देते हैं? उपापचय। अब आप बोलेंगे क्या होती है उपापचय अभिक्रिया? देखिएगा, ध्यान से सुनना, सोच समझ के मुझे बताएंगे। इसके अंदर सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, मेरे अंदर सेल है। इसके अंदर सेल नहीं है, मेरे अंदर सेल है। मेरी सेल के अंदर क्या मिल रहा है? जीव द्रव्य मिल रहा है। उस जीव द्रव्य में जीवन मिल रहा है, यानी क्या मिल रही है? अभिक्रियाएं मिल रही हैं। उन अभिक्रियाओं को हमने क्या नाम दिया? उपापचय अभिक्रिया। कौन सी होती है उपापचय अभिक्रिया? बेटा जी याद रखना, दो प्रकार की उपापचय अभिक्रियाएं होती हैं। कौन सी? एक होती है उपचय और एक होती है अपचय। एक होती है क्या? उपचय और एक होती है अपचय। ये वर्ड कंफ्यूज कर देते हैं, भूलना मत, ठीक है? उपापचय को हम इंग्लिश में बोलते हैं, वर्ड याद रखना, मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन। उपापचय अभिक्रिया को बोलेंगे मेटाबॉलिक रिएक्शन, और उपापचय को हमने सिंपल बोला मेटाबॉलिज्म, एक ही चीज है, ठीक है? उपापचय दो प्रकार की अभिक्रिया थी, एक उपचय जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और अपचय को हम बोलते हैं बेटा जी याद रखना क्या? कैटाबॉलिज्म। अब आप बोलेंगे साहब ये क्या होता है? क्या होता है अपचय, क्या होता है उपचय? तो ध्यान से सुनना, एक सिंपल सा वर्ड बोल रहा हूं। 1 + 1 मिलकर क्या बनाता है? 2। और 2 को अगर तोड़ दूं तो क्या निकलेगा? 1 + 1, ठीक है? तो सिंपल वर्डों में मैंने बोला क्या? जैसे ईंट होती ना, ईंटों को जोड़कर क्या बनाई जा सकता है? दीवार या घर बनाते हैं।
और घर को तोड़ दें तो क्या टूट कर आ जाएंगी? ईंटें टूट कर आ जाएंगी। उसी तरीके से हमारी कोशिका के अंदर जो जीव द्रव्य मिल रहा था, उस जीव द्रव्य में जैव रासायनिक अभिक्रियाएं मिल रही हैं। वो अभिक्रियाएं दो तरह की हैं, जहां पर या तो कुछ टूटेगा या कुछ बनेगा। अगर बनेगा तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? उपचय। और अगर टूटेगा तो उन अभिक्रियाओं को बोला जाता है अपचय। तो सोचिए, निर्माणकारी अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? तो हम बोलेंगे ये कौन सी अभिक्रिया है बेटा जी? निर्माणकारी अभिक्रिया। ठीक है। जबकि विघटनात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है? तो याद रखना, विघटनात्मक अभिक्रियाएं जो होती हैं, जहां पर विघटन होता है, वो कौन सी होती हैं? अपचय। और जहां पर निर्माण होता है वो कौन सी होती हैं? उपचय। ठीक है। अब देखिए ये कैसी होती है, देखिएगा कौन सी? उपचय। कैसी होती है? दिखने में ऐसी होती है। ध्यान से देखिए, कुछ आ रहा है और आकर कुछ बन रहा है। ठीक है। क्या बोला? कुछ कण आए और आकर मिलकर क्या हो गए? जुड़ गए हैं और कुछ बन गया है। इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म यानी उपचय। याद रखना, क्या नाम देंगे बेटा जी? उपचय। तो उपचय यानी एनाबॉलिज्म का मतलब ही क्या था? क्या? किसी चीज का निर्माण करना। ठीक है। अब जरा उदाहरण देखिएगा, ध्यान से सुनना। बेटा जी मैं खाना खा रहा हूं, आप खाना खा रहे हैं। पेड़ खाना खाते हैं कि खाना बनाते हैं? खाना बनाते हैं। कौन सी अभिक्रिया से पेड़ खाना बनाते हैं? तो आप बोलेंगे सर पादप जो होते हैं, पादप जो होते हैं वो एक अभिक्रिया होती है जिसका नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। कौन सी अभिक्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण। वो अभिक्रिया है जिससे पादप अपना खाना बनाते हैं। ठीक है। अब इस अभिक्रिया में क्या होता है? सिंपल सिंपल देखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणुओं को जोड़कर हम प्रकाश की उपस्थिति और एक वर्णक होता है, कौन सा? क्लोरोफिल। नाम सुना है ना? कौन? हरित पर्ण यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं क्या? ग्लूकोज। और निकलती है क्या? ऑक्सीजन। सिंपल सा था। अब आप जरा सोचिए, कुछ बनाया है कि तोड़ा है? हमने कुछ बनाया है। क्या बनाया है बालक? ग्लूकोज बनाया है। किसका उपयोग करके? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल साथ साथ आ रहे हैं और आकर क्या बना दिया? ये बना दिया क्या? ग्लूकोज बना दिया। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उपचय बोलते हैं। समझ में आ गया? जबकि अपचय क्या होती हैं? सिंपल सा याद रखना, अपचय का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं। अपचय का मतलब मैंने अभी अभी आपको बता दिया, क्या? किसी ना किसी चीज को तोड़ना। ठीक है। और उसको तोड़कर उसके सरल घटकों में बदल देना। अब जरा सोचिए, पादप ने प्रकाश संश्लेषण से क्या बनाया था? ग्लूकोज बनाया था। बनाया था ना, निर्माण किया था। ऐसी अभिक्रियाओं को हमने क्या बोला? उपचय। अपचय का मतलब क्या होगा? तोड़ना। अब जरा सोचिए, हमारे अंदर ग्लूकोज जब जाता है, जैसे ग्लूकोज पीते हैं ना, पिया है ना कभी ग्लूकॉन डी पिया होगा। ग्लूकोज जब हम पीते हैं, ग्लूकोज हमारे अंदर गया, ग्लूकोज हमारी किस में चला जाता है? कोशिका में। ये हमारी कोशिका है, उस कोशिका के अंदर कौन गया है? ग्लूकोज गया। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज है इसको हम तोड़ते हैं किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। और क्या मुक्त होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलता है? जल। और क्या निकलती है? ऊर्जा। अब जरा सोचिए, मैं बोल रहा हूं, लिख रहा हूं, खा रहा हूं, पी रहा हूं, उठ रहा हूं, चल रहा हूं, सो रहा हूं, हर चीज में क्या खर्च हो रही है? ऊर्जा खर्च हो रही है। कहां से आ रही है ये ऊर्जा? कैसे बन रही है मेरे अंदर ऊर्जा? तो ऊर्जा बन रही थी किसको तोड़ने से? ग्लूकोज को तोड़ने से। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनी है? ऊर्जा। और इसके सरल घटकों का निर्माण हुआ कौन? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर श्वसन तो सांस लेना सांस छोड़ना होता है। नहीं नहीं नहीं, वो श्वसन नहीं होता, वो होता है संवातन। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, संवातन बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? ब्रीदिंग। जबकि श्वसन यानी रेस्पिरेशन का मतलब यह था कि एक सेल के अंदर, एक कोशिका के अंदर कार्बनिक पदार्थ को तोड़कर हमने उसके सरल घटकों में बदल दिया
और क्या निकाली है, ऊर्जा। इसको हम बोलते हैं श्वसन। तो जरा सोचिए, श्वसन में हमने तोड़ा कि बनाया, तोड़ा ना, तो ऐसी टूटने वाली अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, अपचय। तो मैंने आपको बोला क्या कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर था भैया, सजीव और निर्जीव में पहला अंतर था कोशिका, था ना। कोशिका जो है उसके अंदर क्या मिल रहा था, एक द्रव्य मिल रहा था जिसका नाम क्या था, जीव द्रव्य। जीव द्रव्य में जीवन किस तरीके से प्रकट हो रहा है, जीवन प्रकट हो रहा है अभिक्रियाओं के रूप में, और उन अभिक्रियाओं को हमने बोला है मेटाबॉलिक रिएक्शन, यानी उपापचय अभिक्रियाएं। और ये उपापचय अभिक्रियाएं दो प्रकार की थी, एक अपचय और एक उपचय। ठीक है, उपचय मतलब कुछ बनाना और अपचय मतलब कुछ तोड़ना। क्लियर है बच्चों। तो अब आप जरा सोचिए, हम कितने लक्षण देख चुके हैं सजीवों को निर्जीवों से अलग करने वाले। तीन चीजें हमने देख ली हैं, क्या कि सिर्फ और सिर्फ जो सजीवों में लक्षण मिल रहे हैं, यानी विशिष्ट लक्षण जो मिल रहे हैं, जो निर्जीवों में नहीं होंगे। विशिष्ट याद रखना, ठीक है, वर्ड याद रखना। विशिष्ट कौन कौन सा, कोशिका, कोशिका में जीव द्रव्य, उस जीव द्रव्य में कौन, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, यानी कौन सी, उपापचय अभिक्रिया। ठीक है, तो ये बेटा जी हम तीन चीजें पढ़ चुके हैं सजीवों को निर्जीवों से अलग करने वाली। ठीक है, अब चौथा लक्षण हम देखते हैं, क्या होएगा जरा सोचिए। आपके सामने कुछ हो रहा है, सोच समझ के मुझे बताएं क्या हो रहा है यहां पर, क्या हो रहा है, दिमाग लगाएं। क्या वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है, क्या हो रही है, जरा दिमाग लगाएं। क्या हो रहा है यहां पर, वृद्धि हो रही है ना। यानी कहीं ना कहीं सोच समझ के मुझे बताएं, वृद्धि जो है वो चौथा लक्षण है जो सजीवों को किससे अलग कर रहा है, निर्जीवों से अलग कर रहा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं बेटा जी। यहां पर आगे चलने से पहले देखते हैं, यहां पर ध्यान से सुनिएगा, वृद्धि की बात कर रहे हैं। अब देखिए, वृद्धि जो है बेटा जी वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कल। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब रोज का एक बार मैं आपको बता देता हूं कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। देखिएगा, हम पढ़ेंगे उस टाइम आपको क्या करना है बेटा जी, एक तो सोते हुए नहीं पढ़ना है बालक। ठीक है, सोते हुए पढ़ेंगे नींद आ जाएगी, ध्यान नहीं रहेगा। आपको एक कुर्सी पे बैठना है, अपने सामने मोबाइल रखना है, कानों में आपने ईयर प्लग डाल रखे होंगे या नहीं भी डाल रखे, आवाज आ रही होगी। आपको अपने साथ में कॉपी रखनी है, पेन रखना है। ठीक है, जो भी मैं बताता जाऊं, जो भी एनिमेशन से आपको दिख रही हैं चीजें, हालांकि इनको आप वापस से देख सकते हैं, लेकिन ट्राई करिए लिखते जाइए। जो इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूं लिखते जाइए, नोट्स में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, लिखते जाइएगा सब कुछ। ठीक है, प्लस साथ साथ जब मैं पढ़ा दूं, ठीक है, पढ़ते वक्त अगर आपके मन में कोई डाउट आ रहा है तो उस टाइम टाइप मत करें। कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं, आप कर भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो चीज बता रहा हूं प्लीज उसको फॉलो करिएगा। क्या, पढ़ते हुए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो उसको लिख लें, क्योंकि जब आप वहां पे टाइप करेंगे ना तो आपका ध्यान जो है वो भटक जाएगा। जो मैं पढ़ा रहा हूं उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा, आपका ध्यान किस में चला जाएगा, उसमें लिखने में। तो आप लिखते जाइए डाउट। जब मैं आपसे बोलूं 30 to 35 मिनट्स के बाद मैं आपसे बोलूं कि बेटा अब डाउट भेजो, उस टाइम डाउट भेजना। ठीक है, अभी आप लोग डाउट भेजिए जल्दी से। जिसको कौन सी चीज है जो समझ में नहीं आई है वो कृपया करके डाउट भेजे। लेकिन एक चीज और सुन लीजिए, डाउट भेजने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूं। क्या, रोज हर क्लास में मैं आपको होमवर्क दूंगा रोज। ठीक है, वो होमवर्क आपको करना है बालक, रोज करना है वो होमवर्क। ठीक है, आइएगा देखते हैं एक बार, यहां पर होमवर्क देख लेते हैं बेटा जी। यहां पर जल्दी से, ये है हमारा होमवर्क। क्या, सबसे पहला क्वेश्चन, जीवन से क्या अभिप्राय है, पहला क्वेश्चन। ठीक है, कॉपी में करना है आपने। जीवन से क्या अभिप्राय है, सजीवों तथा निर्जीवों में अंतर स्पष्ट करें। कौन से अंतर जो मैंने आपको बताए हैं वो लिखने हैं आपने। सजीवों और निर्जीवों में अंतर स्पष्ट करना है, और जीवन से आप क्या समझते हैं वो बताना है। दूसरा क्वेश्चन, उपापचय से क्या अभिप्राय है आपका, क्या कि उपापचय अभिक्रियाएं क्या होती हैं वो बताना है। फिर उसके बाद ये बताना है उपचय तथा अपचय में अंतर स्पष्ट करना है कि क्या होता है उपचय और क्या होता है अपचय। जिन्होंने सीरियसली लेक्चर पढ़ा है, ध्यान से सुन रहे हैं, वो जरूर इन क्वेश्चंस को कर लेंगे। अब भेजिए बेटा जी आपके डाउट्स, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको याद रहे। वैसे आपकी ऐप पर जो है होमवर्क आपको दिख जाएगा बेटा जी। ठीक है, हाँ जी, बड़ा करें थोड़ा। ओके, पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे, जिस भी बच्चे ने पूछा है, सर विषाणु जीवित है या नहीं है।
तो बेटा जी याद रखना, विषाणु जो होते हैं, बहुत अच्छे, विषाणु जो होते हैं बालक, वो एक कड़ी है, ठीक है। किसकी कड़ी है? याद रखना, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ना ही मैं उसको सजीव बोल रहा हूं, ना ही मैं निर्जीव बोल रहा हूं। जब वो मेरे शरीर में आ जाएगा तो किसकी तरह कार्य करेगा? सजीव की तरह। जब वो मेरे शरीर के बाहर होएगा तो किसकी तरह कार्य करेगा? निर्जीव की तरह। यानी हम विषाणुओं को नहीं बोल सकते क्या? सजीव, या नहीं बोल सकते क्या? निर्जीव। हम ये बोलेंगे कि विषाणु कुछ कण होते हैं। क्या होते हैं? कुछ कण होते हैं। जब वो शरीर के अंदर जाते हैं तो हम उनको क्या बोलते हैं? सजीव। और जब वो बाहर आ जाते हैं तो क्या बोलते हैं? निर्जीव बोलते हैं। ठीक है, चलिए। और सर उपापचय क्या है? बेटा जी मैंने आपको बता दिया, उपापचय रिएक्शंस हैं। फिर से सुनना, उपापचय क्या होती है बेटा जी? उपापचय क्या होती हैं? उपापचय क्या है? कुछ अभिक्रियाएं हैं। क्या है बच्चों? अभिक्रियाएं हैं। ठीक है, यानी रिएक्शंस हैं। ठीक है, जिसमें या तो कुछ बनेगा या टूटेगा। जैसे सिंपल सा देखिएगा, H2O को मैंने तोड़ा, बना H2 और O2। तोड़ने से क्या ये एक अभिक्रिया है? हाँ है। इन दोनों को जोड़ा, क्या बनाया? H2O बनाया। यहां पर बनाया, यहां पर तोड़ा। ये अभिक्रियाएं जो हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उपापचय अभिक्रिया, जो दो प्रकार की हैं, एक अपचय और एक उपचय। ठीक है, वेरी गुड। और क्वेश्चंस देखते हैं बेटा, अच्छे से डाउट्स पूछिए, बढ़िया बढ़िया टॉप डाउट्स। ठीक है, यस ये न्यू कोर्स है। बिल्कुल, वेरी गुड। अंडाणु हमारे अंदर सबसे बड़ी कोशिका है। ठीक है, और नीचे करते जाते हैं, जल्दी से डाउट्स देखते हैं। ठीक है, ये पहले चैप्टर से ही स्टार्ट हो रहा है बेटा जी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए और देखते हैं और कोई डाउट्स। बेटा डेफिनेशन पूरी सटीक ही बोल रहा हूं मैं यहां पर। जैसे मैंने क्या बोला, उपापचय क्या होती है? उपापचय कुछ अभिक्रियाएं होती हैं। वो अभिक्रियाएं जिनके अंतर्गत हम किसी चीज का निर्माण करते हैं और किसी चीज का विघटन करते हैं। अगर निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? उपचय, और विघटन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? अपचय। ओके, साइटोप्लाज्म क्या है? सर O2 कहां से आया? चलिए दो क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर ये O2 कहां से आया? बेटा जी पहले तो सोचिए, हम जीवित हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारे अंदर वायु जा रही है। सोचिए इस वायु में क्या है? आप बोलेंगे सर इस वायु में नाइट्रोजन है, इस वायु में ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सब अंदर जा रही है ना। हमारे नासा छिद्र से होती हुई सब अंदर गई, हमारे फेफड़ों में चली गई है। फिर फेफड़ों के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ किसको छान दिया या किसको खींच लिया? ऑक्सीजन को। सीधे सीधे शब्दों में बता रहा हूं, टिपिकल नहीं बता रहा, घुमा फिरा के नहीं। जैसे एक होता है ना, क्या कई ये बोल देंगे क्या हम ऑक्सीजन लेते हैं। अरे भैया, क्या हमारे नाक पे क्या झिल्ली लगी हुई है कि ऑक्सीजन छन के जा रही है हमारे अंदर? नहीं, हमारे अंदर नाक से होते हुए पूरी वायु जा रही है, और उस वायु में अधिकतम भाग जो है वो नाइट्रोजन है। तो जरा सोचिए, हम नाइट्रोजन भी ले रहे हैं, ऑक्सीजन भी जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जा रही है, सब जा रहा है अंदर, लेकिन वो किसके अंदर गया है? फेफड़ों के अंदर। अब फेफड़ों के अंदर कुछ संरचनाएं होती हैं जिनको हम बोलते हैं कुपिका। क्या होती है बेटा जी? कुपिका। और ये हमारी रक्त नलिका है। कुपिका के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सारी की सारी गैसेज हैं,
सारी की सारी गैस मिल रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने वायु खींची तो क्या हमने छाननी लगाई हुई थी? क्या छानी लगाई हुई थी कि सिर्फ ऑक्सीजन जाएगी? नहीं, सब कुछ जा रहा है। लेकिन अब यहां पर ये जो कुपिका की जो झिल्ली है वो केवल पारगम्य है किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। यानी यहां से हमारे रक्त में, इस रक्त में कौन आ रही है? ऑक्सीजन। ठीक है, अब आप बोलेंगे ऑक्सीजन रक्त में आ गई। अब ये रक्त किसके पास जा रहा है भैया? ये रक्त जा रहा है किसके पास? कोशिका के पास। कौन लेकर जा रही है? रक्त नलिकाएं। इन रक्त नलिकाओं में क्या थी? ऑक्सीजन थी। अब ये ऑक्सीजन इस रक्त नलिकाओं से निकलकर किस में आ गई है? कोशिका में आ गई है। ठीक है, अब कैसे आई है, किस तरीके से आई है, ये पूरा हम पढ़ेंगे क्या? जब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र, हमारा मनुष्य का, जो बाद में आएगा इस 11th क्लास में। तब वहां पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है रक्त नलिकाओं से निकलकर कोशिका के अंदर आ गई। तो आपने क्वेश्चन पूछा कि सर ऑक्सीजन कहां से आई थी? तो ऑक्सीजन वायुमंडल से होते हुए, हमारे श्वसन मार्ग से होते हुए फेफड़ों के अंदर आई, और फेफड़ों में क्या मिल रही हैं? कुपिकाएं मिल रही हैं। ठीक है, जिनको ये भारी लग रहा है अभी सिर्फ इतना सा, ऑक्सीजन वायुमंडल से होती हुई हमारे रक्त में गई और रक्त से होती हुई हमारी कोशिका में चली गई। बस इतना सा याद रखिएगा। ठीक है बच्चा, चलिए और क्वेश्चन था सर ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस है, बता दीजिए। वेरी गुड बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा। एक और क्वेश्चन था जो मैंने देखा था पहले। हाँ, पहले एक बार इसको क्लियर करते हैं फिर वो वाला। सर साइटोप्लाज्म क्या है? तो बेटा जी ध्यान से सुनना, ये एक कोशिका की झिल्ली है जिसको हमने क्या बोला? कोशिका झिल्ली। ठीक है, इस कोशिका झिल्ली के अंदर ये कौन मिल रहा है? केंद्रक। अब इस कोशिका झिल्ली और ये जो केंद्रक मिल रहा है, इस कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में एक तरल मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से क्या मिल रहा है? एक तरल मिल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ये तरल जो है, ध्यान से सुनना, तरल तो समझ में आता है, एक लिक्विड मिल रहा है। इस तरल को हमने क्या बोला है? कोशिका द्रव्य। बताएं, इतना सा बिंदु समझ में आ गया? कोशिका झिल्ली और ये केंद्रक की झिल्ली दिखाई दे रही है, इनके बीच में एक तरल मिल रहा था जिसका नाम क्या है? कोशिका द्रव्य। अब इस तरल के अंदर बह रहे हैं कौन? बह रहे हैं कोशिकांग बह रहे हैं। जैसे कौन भैया? हमारा अंतःप्रेय द्रव्य जालिका। जैसे कौन? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कौन? हमारा कौन? गोल्जी काय। समझ में आ गया? तो इस तरीके से क्या है? कोशिकांग मिल रहे हैं किसके अंदर? कोशिका द्रव्य के अंदर मिल रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए और कौन सा था? हाँ, ये क्वेश्चन था क्या सर ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस बता दीजिए। आइए ये क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए बेटा जी, रेस्पिरेशन यानी कौन? श्वसन का भाग है। श्वसन का एक भाग होता है क्या? संवातन यानी ब्रीदिंग। पहला तो ये पॉइंट समझ में आया आपको क्या, कि ब्रीदिंग जो है वो किसका भाग होता है? रेस्पिरेशन का यानी श्वसन का। ठीक है, श्वसन के कई सारे भाग होते हैं जिसमें से एक भाग होता है क्या? ब्रीदिंग होती है यानी संवातन होता है। ठीक है, और क्या होता है? एक और भाग होता है क्या? परिसंचरण होता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से दो भाग होते हैं श्वसन के, एक होता है संवातन और एक होता है परिसंचरण। अब संवातन का मतलब क्या था? ध्यान से सुनना। देखिए, हमें श्वसन में क्या करना था? हमें कुल मिला के इस कोशिका के अंदर ग्लूकोज को तोड़ना था। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन। ठीक है, बात आ रही है ये ऑक्सीजन जो है ये कहां से आएगी? तो हमने बोला वायुमंडल से होते हुए ऑक्सीजन आ गई थी, फेफड़ों में आ गई थी। फेफड़ों से होते हुए किस में आई थी? याद करिए, रक्त में आई थी। अब रक्त लेकर आ रहा है यानी परिसंचरण कर रहा है। कौन? रक्त लेकर आ रहा है ऑक्सीजन को और दे दिया किसको? कोशिका। कोशिका में क्या आ गया? ऑक्सीजन।
अब ऑक्सीजन जब आई, इसको तोड़ा, क्या निकली? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकला? जल। और क्या बनी? ऊर्जा। ऊर्जा का उपयोग हमने कर लिया, जल का उपयोग हमने कर लिया, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए क्या है? घातक है, हानिकारक गैस है। अब हम क्या करेंगे? इस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेंगे कोशिका से बाहर और फिर इसे भी रक्त के द्वारा परिसंचरण कराएंगे और लेकर आएंगे कहां पर? हमारे फेफड़ों में। फिर हमारे फेफड़े जो है सिकुड़ेंगे और इससे बाहर आएगी क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। तो जरा सोचिए, ऑक्सीजन ली, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, ठीक है, ऑक्सीजन, वायुमंडलीय ऑक्सीजन आई और फिर हमने जो शारीरिक कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वायुमंडल में छोड़ा। तो ये जो आदान प्रदान हो रहा है किसका? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, यही क्या कहलाता है बेटा जी? संवातन यानी ब्रीदिंग। और श्वसन का मतलब क्या था? क्या, जब हम कार्बनिक पदार्थ को तोड़ रहे थे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही थी, वो प्रक्रिया क्या कहला रही है? हमारी श्वसन कहला रही है। चलिए और देखते हैं। और हाँ जी बेटा, डेली 4 बजे ही क्लास चलेगी बच्चों आपकी। बेटा अपचय में 2 1 का मतलब क्या है? आपने फिर से सुनिए, अपचय और उपचय, ठीक है। 1 और 1 2 का मतलब क्या था वो सिर्फ मैं आपको समझा रहा था, ये ऐसे नहीं है। देखिए मैंने बोला 1 + 1 मिलकर क्या होता है? जरा सोचिए, 1 + 1 मिलकर 2 बनता है कि 3 बनते हैं? 2 बनता है ना। बनाया है कि तोड़ा है? सोचिए, बनाया है ना। 1 + 1 मिलकर क्या बन रहा है? 2 बन रहा है। अगर मैं 2 को तोड़ूंगा तो 1 + 1 बनेगा। और अगर अभी भी ये चीज, ये तो देखिए सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर बताने के लिए कि 1 + 1 और 2, अगर अभी भी नहीं आया है तो सिंपल सा याद रखिएगा। क्या बेटा जी? आप मुझे बताएं, आपको अगर एक दीवार खड़ी करनी है, बालक जिसने ये क्वेश्चन पूछा है, आपको अगर एक दीवार खड़ी करनी है तो आप कैसे खड़ी करेंगे? ईंटों को एक के ऊपर एक रखेंगे या नहीं रखेंगे? रखेंगे ना। तो ईंट + ईंट मिलकर दीवार बनाएगी कि टूटेगी? बनेगी ना। तो बनने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उपचय। और अगर मैं दीवार को तोड़ूं तो उससे क्या निकलती हैं? छोटी छोटी ईंटें निकलेंगी ना। तो उस तोड़ने वाली क्रिया को हम क्या बोलेंगे? अपचय बोलेंगे। ठीक है, चलिए तो ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए तो आज का हुआ टाइम समाप्त।